जहां तक बात है कि बिकाऊ हो गया है मीडिया, हाँ ये बात सच है। क्योंकि पत्रकारिता के का जो मूल एक्चुअल में समस्या है वो ये कि पत्रकारिता में अभी फिलहाल आज के समय में कोई रेवेन्यू मॉडल है। क्योंकि आपके पास ज्ञान बहुत सीमित मात्रा में होता है तो वो शुरुआत में बड़ी कड़वी दवाई लगती है और लोग उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। और हमारी टेंडेंसी है, ब्रेन की टेंडेंसी है कि हम लोग बहुत शॉर्टकट तरीके से बड़ी सफलता पाने की कोशिश करते हैं और खासतौर से युवाओं के अंदर, युवतियों के अंदर ये चीज ज्यादा देखते हैं। संविधान का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को कहा जाता है, लेकिन आज के अगर सदी की बात करें तो पत्रकारिता की छवि वो धूमिल होती जा रही है। लोग पत्रकारिता को अब उस तरह से नहीं ले रहे हैं जो सदियों पहले लिया करते थे। इसी पर आज हमारे स्टूडियो में कमल जी मौजूद है, जो एक भावी पत्रकार है, एक बहुत बड़े राइटर है और साथ ही साथ कवि है, और पत्रकारिता के मूल और उद्देश्यों के बारे में बहुत गहरी जानकारी रखते हैं। आज हमारे स्टूडियो में जो शूट हो रहा है वो कमल जी का हो रहा है। आज हम उनके बारे में जानेंगे और उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, और सबसे अहम सवाल जो रहेगा पत्रकारिता जो संविधान का चौथा स्तंभ है उसको वो किस तरह देख रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। तो सर, सबसे पहले तो हमारा यही सवाल रहेगा आपसे कि जो पत्रकारिता है, ठीक है, जिसका संविधान को चौथा स्तंभ भी कहा जाता है, लेकिन अब पत्रकारिता वैसी रही नहीं, ठीक है। अब जर्नलिज्म जो है बच्चे ऑप्ट तो कर लेते हैं, बट अब वो सीक्वेंस नहीं रहा जो पहले रहा करता था। वो इंटरेस्ट रहा करता था कि कुछ रोचक खबरें हम सुनेंगे, मिलेगा। पत्रकारिता भी अब बिकाऊ हो चुकी है, तो उसके बारे में कुछ पहले बताइए। सबसे पहले तो श्रेया जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना मुझे मंच दिया ये बात रखने के लिए। और आपने जैसा जिक्र किया कि मैं एक भावी पत्रकार हूँ, ये सच्चाई है, लेकिन मैं बहुत बड़ा राइटर नहीं हूँ। मैं शब्दों को बुनने की कला सीख रहा हूँ और इस सफ़र में बहुत से लोग हैं, आप भी हैं और भी पुराने भी लोग हैं, नए भी लोग हैं, हर दिन लोग जुड़ते हैं। तो बस शब्दों को समझने बुनने का ये दौर चल रहा है और ये तो जो पाठक है, जो दर्शक है, वो तय करेगा कि मैं किस तरह का लेखक हूँ या पत्रकार हूँ। लेकिन हाँ, जो आपका सवाल है ये बहुत गंभीर सवाल है। पत्रकारिता का स्तर अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मंच की नज़र से देखेंगे तो भारत का जो पत्रकारिता का जो इंडेक्स है उसमें भारत टॉप 10 में आते ही नहीं। मुझे ख्याल से 180 या इससे आसपास कहीं उसका नंबर है पत्रकारिता की, प्रेस की फ्रीडम में। और जहाँ तक बात है कि बिकाऊ हो गया है मीडिया, हाँ ये बात सच है। क्योंकि पत्रकारिता का जो मूल एक्चुअल में समस्या है वो ये कि पत्रकारिता में अभी फिलहाल आज के समय में कोई रेवेन्यू मॉडल है। एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू सारे मीडिया हाउसेस चल रहे हैं और वो मीडिया हाउस अगर सरकार के विरोध में चलते हैं तो सरकार का दबदबा उन एडवर्टीजमेंट कंपनियों पर रहता है कि हम आपके ऊपर ईडी इनकम टैक्स लगा देंगे। संस्थाओं के ऊपर रहता है मीडिया हाउसेस पे कि अगर आप हमारे विरोध में चलाएंगे तो हम आपको, तो पैसा भी नहीं मिल रहा है सरकार। तो ऐसे में मीडिया एकदम कालीन बिछा देता है जो भी सरकार होती है उसके आगे, और फिर जो एक निष्पक्ष पत्रकारिता की जो मांग हमेशा समाज में रहती है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है। और यकीनन पत्रकारिता का स्तर भारत के अंदर बहुत बुरा तरीके से गिरा है। हमारे सामने विपक्ष की आवाज़ नहीं आ पाती खुलकर, और सरकार की भी, चूँकि सरकार के पास देखिए ना संसद टीवी है, उसके पास प्रेस ट्रस्ट ऑफ क्या कहते हैं इंडिया है, पीटीआई, उसके अलावा उसके पास डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, डिफरेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स हैं। इतना कुछ है बताने के लिए कि उनको जो निजी मीडिया संस्थान है उनको हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत बचती नहीं। तो जो निजी संस्थान है उनको ये चाहिए कि जो सरकार कह रही है उसके इतर जनता के हिसाब से निजी संस्थान क्या कह सकते हैं। अब सरकार का जो भी चैनल है, सरकार की जो वेबसाइट्स हैं, वो तो सरकार के पक्ष में बात दिखा ही रहे हैं, संसद टीवी दिखा ही रहा है, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं सरकारी वो सब तो दिखा ही रहे हैं, दूरदर्शन वगैरह। लेकिन अगर निजी चैनल भी सरकार की लिप सर्विस करने लगेंगे तो फिर जनता को पर्दे के पीछे की खबर कैसे पता चले। अच्छा, लेकिन ये पहले नहीं हुआ करता था। पहले जब पत्रकार, मतलब हम सोचते गांव जवार में रहते थे, या पहले की अगर बात कर ले, अच्छा पत्रकार आ रहा है तो मतलब झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी झूठ नहीं बोलेगा, वो उस टाइम एक डर था, ठीक है। अब आप देखिए जो हमारे चर्चित पत्रकार है, एक अंजना ओम कश्यप है आज तक की, उनका मैंने एक हाल फिलहाल में एक वीडियो देखा था
जिसमें वो अब फेक था कि नहीं था वो तो मुझे नहीं पता, उतना तो मैंने R&D नहीं किया, बट हाँ उन्होंने ये बताया कि ये पत्रकारिता जो है बिकाऊ हो चुकी है। वो जो अब टीवी पढ़ती है या फिर कैमरे के सामने आती है वो मजबूरन आती है, मन से नहीं आती है। तो ये जो है ग्लैमर वर्ल्ड पत्रकारिता को घेर रहा है, या पैसे घेर रहे हैं, या सरकार घेर रही है। क्योंकि देखिए ज्यादातर इंटरेस्ट पत्रकारिता में लोगों को है, बच्चों को है, लेकिन वो ग्लैमर की तरफ ज्यादा आकर्षित रहते हैं, फैसिनेट रहते हैं। अच्छा मैं एक एंकर बनूंगा या बनूंगी, मुझे बहुत सुंदर लोग तैयार करेंगे, मैं कपड़े वैसे पहनूंगी। तो वो जो कॉन्सेप्ट है जो रियल पत्रकार के, वो अब नहीं रहा। क्योंकि पत्रकार क्या आता है, एक झोला लटका के 2-3 खबरें, ठीक है, चले जाते थे, घूमते रहते थे, और खबरें इतनी अच्छी अच्छी लेकर आते थे कि उस टाइम चलता था। लेकिन अब वैसा कुछ रहा नहीं है, और बच्चों का इंटरेस्ट तो मेरे को पत्रकारिता से ज्यादा लगता है कि फैसिनेट है वो ग्लैमर के लिए, कि हाँ मैं सजूंगा सवरूंगा टीवी पे आऊंगा। तो वो गलत है कि सही है? देखिए एक कारण कोई जिम्मेदार नहीं होता, कई सारी घटनाएं मिलकर किसी एक घटना को जन्म देती है। ग्लैमर जहां तक बात है, ग्लैमर आपको बहुत सारे फील्ड्स में देखने को मिलता है। फैशन में है, टेलीविजन इंडस्ट्री में, मीडिया इटसेल्फ इज सेम कम इन अ सेम फर्टर्निटी। इसके अलावा आप देखिए एनडीए के ऑफिसर्स जाते हैं, उनकी वर्दी से एक ग्लैमर आता है। आईएएस आईपीएस के आप देखिए कितने व्लॉग्स और ट्रैवलॉग्स बनते हैं, उनका भी अपना एक ग्लैमर बन गया है। तो ग्लैमर करने का जो ये कल्चर बना है, ये सिर्फ मीडिया में नहीं, हमने बहुत से ऐसे आईएएस आईपीएस एस्पिरेंट्स देखे हैं जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बन जाते हैं, फिर उनके बाद एक पूरी टीम उनकी चलती है। मुझे याद है उत्तराखंड में हरिद्वार में एक डीएम रहे हैं, दीपक रावत नाम है उनका। वो काफ़ी फेमस है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक ट्रैफिक पुलिस सीनियर रैंक के अधिकारी हैं, वो काफ़ी फेमस हैं। टीना डाबी का आपने नाम सुना होगा। उनके एक्स हस्बैंड जो कि अभी जम्मू कश्मीर में है, उनका भी, मतलब ग्लैमर की दुनिया में अगर आप देखेंगे तो वो हर फील्ड में है, सिर्फ मीडिया में नहीं। कमल जी एक मुहावरा है, अंधों में काना राजा, ठीक है? तो जर्नलिज्म में जो यंगस्टर्स है अभी, उनको उसी से जोड़ा जाता है, क्योंकि उनको नॉलेज बहुत कम होती है, ठीक है? अब देखिए पहले जैसा तो जर्नलिज्म रहा नहीं, ठीक है? अब आप बड़े जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, अब उनका ज्यादा दबदबा बनता जा रहा है, ठीक है? कुछ भी खबरें किसी तरह से वो मोल्ड करके बता देते और बहुत चलते भी है। तो अब डिजिटली इतना ये ग्रोथ हो चुका है कि नेशनल कोई देखता नहीं है। आज तक ये जी न्यूज डिजिटली प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, तो कोई भी वो 32 इंच का 42 इंच का टीवी नहीं देखता है, ठीक है? तो जो होड़ है कि मैं अब वहां तक जाऊं, लेकिन वहां तक पहुंचने में जो सीढ़ी है वो बहुत काफी लंबी। तो आप हर कोई अंजना ओम कश्यप या चित्रा त्रिपाठी नहीं बन सकता। देखिए श्रेया जी, मैं ये बात कहना चाहूँगा, मैं आपके सवाल की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं इस पे इत्तेफाक नहीं रखता। जी। अंजना ओम कश्यप अपने आप में एक अकेली महिला पत्रकार हैं, और ना पहले उन जैसी कोई महिला पत्रकार थी, ना कोई अभी आगे आएगी। लेकिन उनसे बेहतर भी पहले थे और उनसे बेहतर बाद में भी आएंगे। उनसे खराब पत्रकार भी पहले थे, उनसे खराब पत्रकार भी बाद में आएंगे। अब जो भी बर्डिंग जर्नलिस्ट है, जो स्टूडेंट है, मीडिया की पढ़ाई कर रहे हैं, वो हो सकता है कि वो अंजना ओम कश्यप से बेहतर पत्रकार बने। हम ये बेंचमार्क नहीं सेट करना चाहिए कि हम प्रेरणा ले सकते हैं, उनके पास बोलने की कला है, वो बिहार से आती हैं। देखिए हर किसी पत्रकार का मैंने देखा है, खासतौर से जो बिहार और यूपी से, क्योंकि डोमिनेशन मीडिया में बिहार और यूपी के लोगों का है, तो एक MTI प्रॉब्लम, मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है। बिल्कुल। हवा आया या आई, पुलिस आया या आई, ठीक है? तो व्याकरण के स्तर पर जो है अशुद्धियां, और में भी बहुत डिफिकल्टीज होती है, वहां पे देखने को मिलती है, नुक्ते की दिक्कत देखने को मिलती है। तो भाषा या व्याकरण के स्तर पर अशुद्धियां हैं, खबरों की समझ पर अशुद्धियां हैं, क्योंकि आप देखिए कि प्रोपोगेंडा है या एक तरीके का क्या कहते हैं मैनिपुलेशन है, क्योंकि एक्चुअल खबर क्या है वो हमें पता ही नहीं, एक्चुअल फुटेजेस पता नहीं है। पर इस चीज को तो यूट्यूबर और जो छोटे मोटे जर्नलिस्ट है उसको ओवरलैप कर लिया ना, क्योंकि अभी जो आप देख रहे हैं यंग जर्नलिस्ट जो आते हैं, जो यूट्यूब रन करते हैं, उनकी तो यही लैंग्वेज होती है, मतलब जो जनता से कनेक्ट कर सके। अब बिहारी लैंग्वेज हो गया, का भैया क्या कर रहे हैं, तो वो एक लगता है कि जनता की एकदम चीज को पकड़ रही है। देखिए इसमें दो बातें हैं श्रेया जी, कि भाषा की अशुद्धि और भाषा का उच्चारण दो अलग अलग चीज है जी। मैं अगर आपसे पूछता हूँ का करत बानी, तो ये अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये एक डायलेक्ट है, एक भाषा है, और वो बिल्कुल सही है, उसका उच्चारण सही है, उसमें अशुद्धियां बोलते समय हो सकती हैं। अब लोग हिंदी में बात करते हैं ज्यादातर लोग, लेकिन हम जैसे कहते हैं कि अगर मैं किसी से पूछूं, अगर आपसे भी पूछूं कि रेलगाड़ी को या ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं, टेलीफोन को हिंदी में क्या कहते हैं, हमें नहीं मालूम।
क्योंकि हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, हमारी कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और यहाँ पर हमारी भाषा मिक्स हो चुकी है। तो भाषा मिक्स हो रही है, ये एक व्यवहारिकता है, एक फिनोमिना है, ये गलत नहीं है। या जो आप जिन यूट्यूबर्स का नाम ले रही हैं वो जनता की टोन में, जनता की भाषा में बात करते हैं, वो भाषा गलत नहीं है, लेकिन उस भाषा को बोलते समय जो उच्चारण चाहिए वो उसमें अशुद्धियां हैं, फैक्ट्स में अशुद्धियां हैं, रिसर्च में अशुद्धियां हैं। लिहाजा एक कारण ये है। दूसरा आपने बोला कि जो अंजना कश्यप हैं, अब ये क्या कहते हैं, मल्टीपल काम करती हैं और ऐसा है। देखिए, बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार हैं। मैं आप शमी नारंग जी का नाम आपने सुना होगा दूरदर्शन में, या आपने अर्नब गोस्वामी का नाम, जब वो टाइम्स नाउ में हुआ करते थे तो एक बहुत धांसू, आज भी एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, लेकिन अब चूंकि उनका ये इशारा दिया जाता है कि वो प्रो बीजेपी चैनल है, तो इस तरीके से टैगिंग की जाती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी आप पत्रकार लीजिए, पी साईनाथ है जिन्होंने रूरल इंडिया के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया है, उन्होंने देहाती जो ग्रामीण भारत है उसको काफी अच्छे से दिखाया है। रामनाथ गोयनका जी का आपने नाम सुना होगा, गणेश शंकर विद्यार्थी का आपने नाम सुना होगा। तो ये बहुत अच्छे पत्रकार रहे हैं और इन्होंने काफी अच्छा काम अपनी पत्रकारिता के क्षेत्र में किया है। ये मैं लूंगी एक आपसे ये सवाल ही, जेनजी का इससे आप क्या मतलब समझते हैं? काफी हाइप करता है जेनजी, मुझे तो इसका मतलब एक तो ये नहीं समझ में आता है, और दूसरा ये सवाल मेरा रहेगा, जब मैं जर्नलिज्म की तैयारी कर रही थी तो मेरे पापा एक अखबार लेकर आते थे और बोलते थे बेटा आप ये संपादकीय पढ़िए, इसमें से वो काफी इंटरेस्टिंग, उसमें कहानियां आती थी छोटी मोटी सी, तो वो मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ती थी। लेकिन वो माहौल भी घटता जा रहा है, क्यों? संपादकीय हटा नहीं है, वो नहीं मैं बोल रही हूँ, लेकिन जो लिखने की शैली होती थी, इंटरेस्ट होता था, काफी कॉलम्स मेरे भी उसमें जा चुके हैं जब मैं जर्नलिज्म की तैयारी कर रही थी। तो मतलब बच्चे क्या है कि अब वो चीज थोड़ा सा उनका ना मतलब आउट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। देखिए पेपर से देखिए, पहले चीज तो ये कि आपने दो सवाल पूछे कि जेनजी क्या। देखिए, ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश है 21st सेंचुरी का। अगर आप 100 सालों के 4 टुकड़े करते हैं तो जो पहला क्वार्टर है 25 साल का, 2025 चल रहा है, पहले क्वार्टर में, ठीक है, फिर दूसरा क्वार्टर चालू होगा, फिर तीसरा क्वार्टर चालू होगा, फिर उसके बाद फिर 100 साल पूरी सेंचुरी के हो जाएंगे। तो किसी सदी को समझने के लिए कि भाई 100 साल का अगर टाइम फ्रेम हमें समझना है तो हमने 25-25-25 में 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अब उसमें भी अगर हमें ये देखना है कि जनरेशन को स्टडी करना है, देखिए कोई इतना रैपिड चेंज नहीं है, टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, वो बात मैं मानता हूँ, लेकिन ये सिर्फ जनरलाइज करने की कोशिश है कि 90 से लेकर के और क्या कहते हैं 2000 तक के एरा को हम ये टैग दे देते हैं या इनको ये टैग दे देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी भी हमारी काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर हैं और 60 to 80% जो इंडिया है वो रूरल उसमें क्या कहते हैं एनवायरनमेंट में है और अपने आप को वहीं पर ही रख करके अपना जीवन यापन कर रहा है, तो कोई बहुत बड़ा अंतर इसमें है नहीं। दूसरी बात क्या है, आपने एडिटोरियल, देखिए एक चीज़ होती है जानकारी रखना और एक चीज़ होती है ओपिनियन देना। आप जानकारी मल्टीपल सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं, एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं। लोग तो कहते भी हैं कि ट्रैवल इज द बेस्ट टीचर टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। सो द पॉइंट मेरा ये है कहने का कि जब तक आप जानकारी के अभाव में रहेंगे तब तक आप ओपिनियन बिल्ड नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ कि आजकल का सबसे बड़ा इंटरनेशनल इशू जो अगर देखा जाए कि भाई मल्टीपल अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, रशिया, भारत, पाकिस्तान, चीन और क्या कहते हैं चाइना सी जो है हमारा, जहाँ पर इंडिया और अमेरिका युद्धाभ्यास भी करते हैं, तो दुनिया में कुल मिलाकर के दर्जनों भर से ज्यादा इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। तो अगर आप भारत का स्टैंड रखना चाहते हैं, भारत की पॉलिसी को समझना चाहते हैं, भारत के विदेश मंत्रालय के कार्यक्रम को समझना चाहते हैं, इन तमाम मुद्दों के ऊपर कि भारत का क्या स्टैंड है, तो इसके लिए आपके पास जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो जानकारी आपको एक समझ पैदा करती है। एक फॉर्मूला है, मैं आपको बताता हूँ। छोटे छोटे इनपुट्स, छोटी छोटी जानकारियां आप जब कलेक्ट करते हो, तो जब आप एक अच्छी मात्रा में जानकारियों को कलेक्ट कर लेते हो तो फिर वो आपकी नॉलेज बन जाती है। जैसे आपने बोला बायस, तो जैसे कमल जी, इस पे तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन अगर कमल जी की बात करूं तो कमल क्या करता है? लाइक जर्नलिज्म या फिर रिपोर्टर जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, तो कमल किसको फॉलो करता है, कौन से पार्टी को फॉलो करता है और क्यों करता है? देखिए, ये तो मैं बोलूंगा कि मैं जब पत्रकारिता सीख रहा था और कर रहा था, आज भी सीख रहा हूँ, और उस समय जब मैं पढ़ता था उस दौरान की बात बता रहा हूँ, हमें यही पढ़ाया गया कि पत्रकारों को जो है न्यूट्रल रहना चाहिए।
लेकिन आज मैं ये बात कहूंगा कि कोई भी इंसान न्यूट्रल नहीं रह सकता। बिल्कुल, कई बार मैं भी फील्ड रिपोर्टिंग में जाती हूँ। हाँ, मैंने अगर कलीग्स आ गए तो बोल तो देते हैं कि हाँ भाई हमने इस चीज को बोल दिया, बीजेपी को सपोर्ट करते, कैमरा कटते ही धड़ाधड़ गाली, बीजेपी ऐसा है, मोदी वैसा है, मतलब वो दिखाते नहीं है ऑन द कैमरा। हाँ, मैं मतलब देखिए, मुझे वो याद है, अब आपने अंजना जी का नाम लिया था, मैं अंजना जी को क्रिटिसाइज नहीं कर नहीं रहा। बिल्कुल, मुझे लग रहा हमने सारा उन्हीं को टारगेट कर नहीं दिया नहीं है। नहीं, मैं हमारी बातों से हम किसी बिल्कुल। को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हमारा हम समझने के लिए उनका जिक्र बिल्कुल, कर रहे हैं। और वो एक है, वो समझने वाली फिनोमिना चीज। है, वो एक भारतीय हिंदी मीडिया में उनका एक चेहरा है, नाम है, और इसलिए हम उनका जिक्र कर रहे हैं। देखिए, अंजना ओम कश्यप का मेरे को एक पता है कि वीडियो वायरल हुआ जब उन्होंने जो आदित्य ठाकरे हैं उनको लेकर कहा कि ये शिवसेना के राहुल गांधी साहब हैं। वो क्लिप काफी काफी वायरल हुआ। तो वो क्या कहते हैं, मेरा कहने का मतलब यह है कि बायस होना या न्यूट्रल होना, मैं इसमें नहीं जाना चाह रहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति किसी ना किसी सोच के प्रति झुकाव रखता है, लेकिन बतौर पत्रकार हमें ये चाहिए कि हम तटस्थ रहें, ऑब्जेक्टिफाइड रहें। अगर मान लीजिए कि खबर आ रही है कि बिहार में इलेक्शन, और बेशक आप एक आपकी फैमिली में आपके हो सकता है फादर या आपकी मदर या आपके जो भी बेटर हाफ हैं, आपके जो भी आपके नियर डियर हैं, वो बीजेपी को सपोर्ट करते हो, और उनके रहने से आपके ऊपर भी इन्फ्लुएंस पड़ता होगा। वो चार बातें बीजेपी की अच्छी करते होंगे तो आपके दिमाग में भी वो जानकारी जा रही है। लेकिन आप तटस्थ रह सकते हैं, आप आंकड़ों से वैलिडेट कर सकते हैं, आप एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, आंकड़े क्या कह रहे हैं, नेता क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है, मीडिया क्या कह रही है, इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रही है। जब आपके पास, देखिए, एक नजरिए से चलेंगे तो आप बायस्ड ही रहेंगे, लेकिन अगर आपने एक खबर पर चार लोगों का नजरिया लिया तो आप एक बड़ी पिक्चर देख पाते हैं, और बड़ी पिक्चर से आप सटीकता की ओर ज्यादा अच्छे से पहुंच पाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 100% प्रॉक्सिमिटी आप हासिल कर लेते हैं, आप बहुत नजदीक तक पहुंच जाते हैं खबर के, लेकिन आप औरों के मुकाबले बहुत नजदीक तक जा पाते हैं जब आप मल्टीपल नजरिए पर्सपेक्टिव्स लेके चलते हैं। कि राहुल गांधी, लेट्स सपोज, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने एक बात कही, नरेंद्र मोदी जी ने मान लीजिए कुछ बात कही, विपक्ष के किसी लीडर ने और बात कही, मीडिया ने कुछ कही, इंटरनेशनल मीडिया ने कुछ बात कही, तो आप सारे एंगल्स लेकर के, और चूंकि आपके पास भी जानकारी है कि बीइंग अ जर्नलिस्ट, तो आप अपनी जानकारी इन तमाम जानकारियों को जोड़ करके, वैलिडेट करके, स्टडी करके, रिसर्च करके आप एक अलग नजरिए पे पहुंचते हैं। जो आपका पहले वाला नजरिया था वो चेंज हो सकता है, हो सकता है आप गलत साबित हो सकता है आप सही भी साबित हो सकता है कि आपको कुछ अलग ही स्टोरी देखने को मिले। तो न्यूट्रल रहना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि ब्रेन हमेशा किसी ना किसी चीज के प्रति झुकाव रखता ही है। लेकिन आप तटस्थ रह सकते हैं। तटस्थ मतलब ऑब्जेक्टिफाइड कर सकते हैं अपने आप को कि मुझे आंकड़ों के हिसाब से, जानकारी के हिसाब से जो पिक्चर बन रही है मुझे वो बोलना है। अच्छा, अभी तक आपके जो बैचमेट्स है या दोस्त है, उनके साथ ताल्लुक है अभी तक आपका, अगर बात करूँ तो? मेरा देखिए, अभी चूंकि मैं भी खुद भी एक काफी यंग कहूंगा अपने आप को, कि तो मैं ये तो नहीं कहता कि मेरे एक मतलब सिद्धांत मैंने बना रखा है, हो सकता है बहुत ज्यादा गलत हो श्रेया जी, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई अगर व्यक्ति मुझसे एक कदम आगे बढ़ा रहा है मिलने के लिए, तो मैं 10 कदम आगे बढ़ाता हूँ। तो जिस भी दोस्तों ने या जिन भी बैचमेट्स ने मेरे से मिलने की ख्वाहिश रखी या मुझे फोन करके बात करी, तो मैं खुद ही, चाहे मुझे रिक्शे से जाना पड़े, चाहे मुझे कार से जाना पड़े, मैं मिलने जरूर गया हूँ, क्योंकि वो एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कमोबेश स्थिति उल्टी भी है कि अगर कोई एक कदम पीछे हटाता है तो मैं 10 कदम पीछे भी हटा देता हूँ, क्योंकि मैं किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में जानबूझ करके खलल या कठिनाई पैदा नहीं करना चाहता हूँ। किसी कारण से पीछे हटना चाह रहा होगा, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी। लेकिन हाँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे मैं आज भी टच में हूँ, और वो अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। काफ़ी मेरे दोस्त हैं जिनकी अपनी कंपनीज हैं, और वो नोएडा में और नोएडा के बाहर अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों ने मीडिया से पलायन कर लिया है, वो दूसरी इंडस्ट्री में भी चले गए, वहाँ पे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। विकल्प बहुत हैं, बात ये है, लेकिन मेरा मन जो रमा रहा है वो सिर्फ पत्रकारिता का। अच्छा, अगर मैं बात करूँ, जो हमारे डायरेक्टर है समाचार 24+ और RF टाइम्स के हनी सहगल, वो भी आपके ही कॉलेज से निकले हुए हैं, आपके ही दोस्त है, तो उनके साथ जर्नी कैसी रही, और क्या कुछ मतलब उस टाइम रहा? और जैसे नेचर सिग्नेचर कभी इंसान का बदलता नहीं, ठीक है, तो पत्रकारिता उनके लिए भी सेम था, आपके लिए भी सेम, तो क्या तुक निकलता है इसका? रिलेशन की भी बात करूँ तो, अगर जैसे कि होता है ना, कभी लगता है कि चलो भाई वही एज है, वही दोस्त है, लेकिन वो मुझसे आगे निकल गया, मैं काफी पीछे रह गया, वो भी कभी कभी, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, आ जाता है। नहीं, देखिए, इस तरीके से तो मैंने कभी भी अपने जीवन को मैंने स्टडी नहीं किया कि कोई मुझसे आगे निकल गया या कोई पीछे निकल गया। मेरी जंग अपने आप से,
मैं जिस जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पे सा और शा की बहुत दिक्कत थी, जैसा आपने जिक्र किया। खुद मेरा खुद है। और मैं एमटीआई मेरा प्रॉब्लम था, मेरे को लिखना नहीं आता था, मेरे को पढ़ना नहीं आता था, मुझको बोलना नहीं आता था, तो ये मेरी अपनी जंग है। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा और मैं जब दिल्ली में आया तो मेरे को अंग्रेज़ी का का खा गा भी नहीं आता था, लोगों से बात करना तक नहीं आती थी। तो मेरी अपनी चुनौतियाँ थी। और जिस तरीके से आपने ज़िक्र किया, हनी सहगल मेरे बहुत दिल के करीब दोस्त हैं और वो दिल्ली में रहे, उनका एक्सपोज़र मेरे से ज़्यादा एडवांस सिटी में हुआ, तो यकीनन वो काफ़ी चीज़ों में मुझसे आगे हैं, अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो। लेकिन मेरी कभी भी मेरी ज़िंदगी में वो ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं है, मेरी ज़िंदगी में वो एक मेरे लिए सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, मेरे लिए मेरा जैसे मेरे लिए मेरा अस्तित्व ज़रूरी है, मेरे लिए मेरी वो हनी सहगल मेरे लिए उस तरीके से ज़रूरी थे। लेकिन एक चीज़ उनमें बड़ी अच्छी थी, वो बहुत एनर्जेटिक थे। मुझे अच्छे से याद है कॉलेज का हमारा इन हाउस न्यूज़लेटर है कंट्री एंड पॉलिटिक्स, और उस ज़माने में अपने घर से आना, ऑफ़िस सँभालना, क्योंकि हम लोगों को घूमने फिरने का शौक होता है कॉलेज की दुनिया में, घर से निकलते हैं, आज़ादी बड़ी अच्छी लगती है, माँ बाप रोकने टोकने के लिए होते नहीं हैं, कहीं भी घूमो, छुट्टियों में कहीं भी जाओ, तो हम उस तरह की दुनिया में थे। लेकिन हनी सहगल की जहाँ तक बात है, वो शुरुआत से बहुत मेहनती था और उसके साथ काम मैंने किया है। बहुत सारे अवार्ड शोज़ हमने अटेंड किए हैं, उसने मुझे काफ़ी जगह रिकमेंड किया है। मुझे याद है मैंने होम मिनिस्ट्री में एंकरिंग की थी, वहाँ पर श्वेता भी आई थी और बहुत बड़े-बड़े पत्रकार वहाँ पर आए थे, तो वहाँ वो उसी की वजह से संभव हो पाया कि मैं होम मिनिस्ट्री में जाकर भारत के जो गृह मंत्रालय वहाँ जाकर मैंने एंकरिंग की। तो एनर्जेटिक है, बिज़नेस माइंडेड है, पत्रकारिता में रमा हुआ है, उसने किताब भी लिखी है और तो मुझे खुशी है, मतलब मैं दुनिया को कह सकता हूँ कि मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जो किताबें लिखते हैं, पत्रकारिता करते हैं, बिज़नेस चलाते हैं, तो उनकी तरक्की में मेरी खुशी भी है, मेरी भी तरक्की है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं वो मुझसे आगे निकले। अगर वो 400 कदम भी आगे जाएँगे तब मैं ऑटोमैटिकली उनके साथ ही ट्रैवल कर रहा हूँ। वो ऐसी बस चला रहे हैं जिसमें मैं सवारी कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, बस हम वो चला सब रहे हैं, सवारी में हाँ, हम सब एक ही वही वो जो ट्रेन है उसी के डिब्बे हैं हाँ। जिसमें हम सब बैठे हुए हैं। तो एक सवाल आपकी ज़िंदगी से ही रहेगा कमल जी कि अभी आपका क्या मतलब चल रहा है? अभी आप क्या कर रहे हैं करंटली और आगे का क्या प्रोजेक्ट्स है आपके? मैं अभी तो बीच में मैंने कोविड-19 के बाद मीडिया में एक बहुत बड़ा लूप होल मैंने देखा कि रेफ़रेंस बहुत चलता है मीडिया में। मतलब कि बिना अगर कोई गाँव देहात से लड़का पढ़ने आया है और उसने 3 साल पढ़ाई करके अगर वो किसी न्यूज़ चैनल में जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हिंदी बेल्ट में मैं बात कर रहा हूँ। मुझे पूरे प्रिंट रेडियो का इतना जानकारी नहीं है, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से स्पेशलाइज़ेशन मैंने लिया हुआ है। अगर आप किसी भी हिंदी बेल्ट के न्यूज़ चैनल में जाएँगे, तो गार्ड आपको अलाउ ही नहीं करेगा, वो आपसे एक ही सवाल पूछेगा किसके रेफ़रेंस से आया हो? तो कोविड-19 के बाद से मुझे जॉब नहीं मिल रही थी और फिर मैंने सोचा कि देखिए आई एम द ओनली वन टू अर्न ब्रेड एंड बटर इन माय फैमिली, सो आई वाज़ वेरी कंपेल्ड इनफ टू गेट अ जॉब। तो मैंने कॉर्पोरेट जॉइन किया था, एआई कंपनी है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी, वहाँ मैंने काम किया और फिर 2 ढाई साल काम करने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, जो मेरी फ़ील्ड है, जहाँ पे मैंने डिग्री ली है, जहाँ मैंने काम किया है, जहाँ मैंने अपना जीवन खपाया है, वही मेरा एक क्षेत्र वो है, जहाँ पे मैं सैचुरेशन पे जा सकता हूँ। पैसे कमाने की बात है तो 50 ऑप्शंस आपके पास हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं दोबारा से मीडिया में आया और प्रोजेक्ट्स कुछ नहीं है, मुझे बस ये मैं सोचता हूँ कि मैं बाइलिंगुअल जर्नलिस्ट बनूँ, इंटरनेशनल स्तर का जर्नलिस्ट बनूँ और इंडिया के अंदर जो वॉर रिपोर्टिंग नहीं है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग नहीं है, उसका उसका जो जो बैरियर है उसको तोड़ करके मैं कुछ ऐसा करूँ कि जो वॉर रिपोर्टिंग है या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है या जो एक सच्ची पत्रकारिता है कि आंखों में आंखें डालकर नेता से हम सवाल पूछ सकें जनता के हित के लिए और जनता से सवाल पूछ सकते हैं नेता की, अगर नेता सही बात कह रहा है तो हम जनता को भी काउंटर कर सकें। तो यही मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट्स नहीं है, इसी में ही सीखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको सुधारना है और आगे बढ़ना है। बेशक अब जर्नलिज्म का वो पीरियड अगर अगर आपकी शुरुआत और आपकी मुहिम के साथ अगर वो आ सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक आखिरी हम एक जनता और हमारे व्यूअर्स के लिए एक आपसे संदेश लेंगे पत्रकारिता को ही लेकर, जो यंगस्टर्स है जो अभी गुमराह जाते हैं, गुम हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि करे क्या, कहाँ जाए, ठीक है, ग्लैमर की होड़ में वो डूबते जा रहे हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा संदेश क्या रहेगा? और एक मैं बोलूँगी एक कविता के साथ अगर आप इसको शुरुआत करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप एक कवि भी है, काफ़ी अच्छा लिखते भी है, तो ये थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा हमारे व्यूअर्स के लिए। मैंने तो खैर मैं कोई इतना बड़ा कवि तो नहीं हूँ,
लेकिन इस मौके पे मुझे जो लाइन याद आ रही है वो ये कि एक लाइन है कि मैं पत्रकार हूँ, कत्ल भी सलीके से करता हूँ। पूरी लाइन ऐसे है कि मुझे खंजर की ज़रूरत नहीं, मैं पत्रकार हूँ, कत्ल भी सलीके से करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि शब्दों में बहुत धार है, बिल्कुल खंजर से ज़्यादा धार शब्दों में होती है, और शब्दों की जो चोट होती है वो बहुत गहरी होती है, क्योंकि आप वापस नहीं ले सकते। जो ज़ुबान से निकल गई है बात, उसको आप वापस नहीं ले सकते। तो ज़ुबान एक बहुत धारदार हथियार है, और पत्रकारों के पास वो चीज़ होती है। मैं खैर इतना बड़ा पत्रकार तो नहीं हूँ जितना आप मेरे को एडजेक्टिफाइड कर रही हैं, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। लेकिन मुझे जो बात याद आती है, मेरे कॉलेज के आखिरी दिनों की बात है। मेरा आखिरी दिन था कॉलेज में, और मैं अपने फेयरवेल थी, और मेरे जो सर हैं सैयद नवाज़ अहमद, उन्होंने मुझसे ये बात पर्सनली मुझसे कही थी कि कमल, आप आज ये कॉलेज का आखिरी दिन है और आप मीडिया इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो 3 बातें आप हमेशा याद रखिएगा जो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। वो ये कि सबसे पहले तो जब आप मीडिया इंडस्ट्री में जाएंगे तो आसपास आपके चारों ओर बहुत गंदगी, हाँ वो तो देखने को अभी भी मिलती है, और आपको ये वास्तविकता है, आपको उसी गंदगी में रह के काम करना पड़ेगा। लेकिन चैलेंज ये है, टास्क ये है कि आपको खुद गंदा नहीं होना है, पहली बात। कीचड़ तो कमल में ही खिलता है। हाँ, मैंने कमल लिखा तो भी है कीचड़ कि में ही खिलता है। मैंने इसके ऊपर ये लिखा है कि लोग कहते हैं संगति का असर बुरा होता है, तो क्यों कमल कीचड़ में उग के भी साफ रहता है। तो यही नोशन तोड़ने हैं हमें, और पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े इतिहास में पत्रकार रहे हैं जिन्होंने इस तरह के नोशंस को, स्यूडो माइंड मानसिकता को खत्म किया है। और दूसरी अहम बात ये कि कंपनी जिस भी संस्थान में आप करें, या आप अपना खुद का भी संस्थान चालू करें, तो कंपनी अगर आपको 10 टास्क करने के लिए दे रही है, लेट्स सपोज, तो आप 10 काम कंपनी की मर्जी से करिए, लेकिन एक काम आप एक्स्ट्रा करके जाइए कंपनी के लिए। लेकिन वो एक जो काम एक्स्ट्रा होगा 11वां, वो आपकी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग हो, कंपनी के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ना हो, ताकि आपकी क्रिएटिविटी जिंदा रहे। काम सीरियसली करिए, लेकिन कभी सीरियस खुद मत होइए जी। आपका काम सीरियसली होना चाहिए। अगर आपको पता है कि ये गलती मेरे कॉन्शियस में है कि ये चीज़ गलत है, तो उसको आपको स्क्रीन पे, कागज पे नहीं पहुंचाना है। अनकॉन्शियसली कोई गलती चली जाती है स्क्रीन पर या कागज पे चली जाती है, तो फिर वो ह्यूमन इज टू है, मानव इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां जाती हैं, उसको रेक्टिफाई करना हमारा प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन अगर आपको पता है कि ये चीज, और पता किसी ने बता दिया है, और आप फिर भी आलस में काम बंद खत्म करना चाहते हैं या नहीं करने का मन है, और आपने उस गलती को ऐसे ही जाने की, क्या फर्क पड़ता है, छोटी सी तो अंक की बिंदी की मात्रा है। एक बड़े अच्छे, मेरे जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 9th क्लास की बात है, 2009 की, उस स्कूल में हमारे एक इंस्पेक्शन होना था, और किसी दूसरे स्कूल के टीचर आए, तो हमारी हिंदी की एक मैम थी, गद्य संकलन पढ़ाती थी, तो उन्होंने अंक की बिंदी मतलब नहीं लगाई, तो उन्होंने एक सेंटेंस लिखा, देहात। देहात, तो देहात का क्या मतलब होता है? गांव का। गांव। लेकिन अगर आप देहात के ऊपर अंक की बिंदी लगा दें, हा के ऊपर देहांत, देहांत, उसका क्या मतलब हुआ? मौत। तो अंक की बिंदी से मतलब इतना बदल गया। बिल्कुल। एक गांव है, अंक की बिंदी लगाते ही वो मौत हो गया। मौत हो गई। तो अगर आप कहो कि अंक की तो बिंदी है, चलो चलो शूट हो गया, दोबारा क्या एडिट करना है इसको, क्या दोबारा शूट करना, और आपने वो गलती जाने दी, यही नहीं पड़ा, तो आप अपने पेशे के प्रति अपराध कर रहे हैं। अर्थ का अनर्थ निकल गया। आप अपने पेशे के प्रति अपराध कर रहे हैं। कॉन्शियसली आपको पता है ये गलती जा रही है, फिर भी आप अपने आलस में उसको जाने दे रहे हैं, तो मतलब आप अपने पेशे से अपने प्रति अपराध कर रहे हैं, और आप अपराधी हैं, आपको सजा मिलेगी। वो चाहे आपके करियर में गिरावट आने से मिले, आप पत्रकारिता से अलग हो जाएं, वो आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। लेकिन मेरा बस सारी बातों का लब्बो लबाब यही है कि आप काम सीरियसली करें। अगर कोई गलती आपको पता चल गई है और आपका ऑफिस आवर खत्म हो गया, तब भी आप रुकिए, चाहे रात के 10 बजे तक बैठना पड़े, मैं गलती जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे नॉलेज में ये गलती है। मैं दोबारा से उसको लिखूंगा, दोबारा से शूट करूंगा, दोबारा से उसको मैं एडिट करके दोबारा सही भेजूंगा, और खुद मुझे सीरियस नहीं। बिल्कुल, गलतियां अगर इंसान है हो ही जाती है, लेकिन अगर उन गलतियों को सीखते हुए, करते हुए, सुधारते हुए आपको जितना भी समय लग गया आपको लगाना चाहिए, तभी आप एक बहुत अच्छे पत्रकार बनेंगे, और सबसे जरूरी है बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। तो आज के हमारे स्टूडियो का निचोड़ तो यही निकला कि अगर पत्रकारिता में अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है, तो आपको नॉलेज काफी होनी चाहिए, जमीनी स्तर पर होनी चाहिए, हिस्टोरिक स्तर पर होनी चाहिए, और सब कुछ जानना चाहिए, तभी आप एक बहुत अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। सच्चाई का जो झंडा है वो हमेशा बुलंद रखना चाहिए। तो आज हमें आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा, और काफी अच्छी नॉलेज मुझे भी मिली है, क्योंकि और हमारे व्यूवर्स को भी काफी अच्छा नॉलेज मिला होगा, और बेशक हमारे कैमरामैन को भी बहुत अच्छा नॉलेज मिला होगा।
तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही पॉडकास्ट और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमें समाचार 24+ को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल समाचार 24+ को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।